आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स। बेसिकली मेरी जो जर्नी थी मेरे कॉलेज से स्टार्ट हो गई थी। जैसे कॉलेज में बच्चों को होता है हैकिंग करने का शौक, उसी तरीके से मुझे भी एक शौक था कि हैकिंग कैसे करते हैं। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे फेसबुक से मैंने सीखा कि कैसे हैकिंग कर सकते हैं और थोड़ा यूट्यूब की हेल्प से ली। हैकिंग मैम एक ऐसा वर्ड है जो हमारे घर वालों के लिए भी नेगेटिव है, तो आपके घर वालों का क्या सपोर्ट था इसमें? ग्रेजुएशन हुई थी, वो हुई थी उत्तराखंड से, श्रीनगर गढ़वाल HNBGU यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी। मैम AI फ्रॉड के बारे में कुछ बताएं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि आ गया है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ हो रहा है वो आ रहा है फोटो क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग और वॉइस क्लोनिंग। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छुपा। वो मैक्सिमम AI से क्रिएटेड होते हैं। और मैम कुछ ऐसी न्यूज़ भी आती है कि अंबानी और अडानी एक साथ इंटरव्यू में बैठ के और कुछ स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ये AI से होता है। ये टेलीग्राम पे जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप बहुत सस्ते टूल्स अवेलेबल होते हैं ये डार्क वेब में, 12,000 14,000, इससे आप किसी की भी वीडियो बना सकते हैं। 2016, 17, 18 से पहले किसी ने ये शब्द भी नहीं सुना होगा, डार्क वेब। इसके बारे में कुछ बताओ। सर डार्क वेब का जो फॉर्मेशन हुआ US गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि उनकी चैट्स, उनके इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो। एक तरीके से एक ही देश पूरी दुनिया का डेटाबेस फोन का कंट्रोल कर रहा है, एंड दैट इज अमेरिका। जो US के प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड करके स्वदेशी प्रोडक्ट्स अपनाने चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल। हेलो दोस्तों, मैं अंकित कोहली, अनसेंसर्ड अंकित कोहली से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारी आंखों के सामने रोज़ होती है, या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कोई ना कोई ज़रूर इस चीज़ का शिकार होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान से जो खुद ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ से सफाई करती हैं, और she is a cyber security expert, Miss Kamakshi Sharma. So please welcome Miss Kamakshi Sharma. Hello ma'am. हेलो सर, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैम आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएं। ओके, सो बेसिकली मेरी जो जर्नी थी मेरे कॉलेज से स्टार्ट हो गई थी। जैसे कॉलेज में बच्चों को होता है हैकिंग करने का शौक, उसी तरीके से मुझे भी एक शौक था कि हैकिंग कैसे करते हैं। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे फेसबुक से मैंने सीखा कि कैसे हैकिंग कर सकते हैं, और थोड़ा यूट्यूब की हेल्प से ली। फेसबुक पे उस टाइम पे एक फेमस हैकर थे अंकित कपाड़िया सर, तो मैंने उनके थ्रू उनसे कनेक्ट किया, और वहाँ से कनेक्ट होकर मैंने अपनी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट करी। हैकिंग मैम एक ऐसा वर्ड है जो हमारे घर वालों के लिए भी नेगेटिव है, सुनने में भी बहुत अजीब सा नेगेटिव सा वर्ड लगता है। तो आपके घर वालों का क्या सपोर्ट था इसमें कि बेटा ये क्या चोरी वाले काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक्चुअली जो मेरी कॉलेज जो ग्रेजुएशन हुई थी वो हुई थी उत्तराखंड से, श्रीनगर गढ़वाल HNBGU यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी। तो ये था कि फेसबुक हैक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे एक क्रेज़ था। तो घर वालों को इतना उस टाइम पे पता नहीं था कि मैं मतलब हैकिंग भी कर रही हूँ। बट वहाँ पे कुछ मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। एक तो मेरी खुद की फेक आईडी बन गई थी। दूसरा एक केस और हुआ था जिसमें एक लड़की की और फेक आईडी बनी थी, एंड उसने सुसाइड कर लिया था। सो बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे लगा ये हो क्या रहा है, मतलब एक फ़ेक आईडी कितना इम्पैक्ट कर सकती है। तो मैं जान चुकी थी क्योंकि मेरी खुद की भी फेक आईडी बन गई थी, और मैं अपने डीन सर के पास गई थी। तो उन्होंने कहा बेटा अगर तुझे हैकिंग आती है ना तो उस आईडी को हैक कर, और हैक करके आपने देखा होगा कि फेसबुक से पता लग जाता है लास्ट लॉगिन लोकेशन क्या है, कौन सा मोबाइल फ़ोन है। तो मुझे वहाँ से पता लगा कि डेट हैकिंग इज़ कनेक्टेड विद साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। फिर मैं गाज़ियाबाद आई तो मैंने अपने फादर से कहा मुझे साइबर सिक्योरिटी में ना एक कंपनी स्टार्ट करनी है। तो मेरे फादर ने मुझे लोन लेके एक कंपनी स्टार्ट करके दी कि जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, ऑफिस रेंट पे लिया, ये सारी चीज़ें करी। बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो साइबर सिक्योरिटी में नहीं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा है। मैं उसके बाद भी जो कनेक्ट रहती थी वो जैसे कुछ CBI के ऑफिशियल्स लिंक्डइन वगैरह पे मिल गए, उनसे कनेक्ट हुई। वहाँ पे एक संजय गौतम सर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद मैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गई थी, और वहाँ पे मैं बैठी रहती थी कि सर मुझे एक केस चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ कि हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे एक केस भी आया था जिसमें एक SCL का पर्सन किडनैप हो गया था, IT इंजीनियर,
और जो किडनैपर्स थे वो फ़ोन कर रहे थे व्हाट्सएप कॉल, और उस टाइम पे व्हाट्सएप कॉल ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था पुलिस फोर्स के लिए भी। तो पहले मैंने उनसे वो सीखा कि कॉल डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे हमें मिल सकती है ऑफिशियली इस केस पे, मतलब मुझे क्या क्या डिटेल्स है जो मुझे गवर्नमेंट की साइड से और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से मिल सकती है, और उसमें मैं अपनी स्किल्स लगा के उसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो फिर फाइनली वो केस सॉल्व हो गया था। फिर धीरे धीरे मैं पुलिस के साथ, NIA, CBI इनके साथ जुड़ने लगी। और एक दिन मेरे माइंड में आया कि जैसे दिल्ली NCR में एक पैटर्न दिख गया था मुझे साइबर क्राइम का, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हर केसेस में क्या पहलू रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में केसेस कुछ भी हों। मैम AI फ्रॉड के बारे में कुछ बताएं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि आ गया है, बहुत अच्छा टूल है, लोग यूज़ कर रहे हैं और उस टूल का मिसयूज़ हो रहा है जी। मतलब हर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है। मेरे को यहाँ ये मिसयूज़ ज़्यादा दिख रहा है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ हो रहा है वो आ रहा है फ़ोटो क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग और वॉइस क्लोनिंग। अब आप ये देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़ा। हम उनकी वीडियोस भी ऐसे आप नॉर्मली चलाते रहो तो आपको उनकी भी बहुत सारी मिल जाएंगी इस तरह से। और बिग बॉस के टाइम पे जब आता है तो आप देखते हो सलमान खान के बहुत सारे इस तरह से वीडियोस आ जाते हैं, हम सोचते हैं कौन से एपिसोड में बोला इन्होंने। हाँ। वो मैक्सिमम AI से क्रिएटेड होते हैं। और मैम कुछ ऐसी न्यूज़ भी आती है कि अंबानी और अडानी एक साथ इंटरव्यू में बैठ के और कुछ स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं। ये AI से होता है। ये टेलीग्राम पे जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप बहुत सस्ते टूल्स अवेलेबल होते हैं ये डार्क वेब में, 12,000 14,000, इससे आप किसी की भी वीडियो बना सकते हो। और उस वीडियो में अगर आप पे किसी भी पब्लिक फिगर इंसान की वॉइस है तो आप उस वॉइस को कमांड देके कुछ भी बुलवा सकते हो। 2016, 17, 18 से पहले किसी ने ये शब्द भी नहीं सुना होगा, डार्क वेब। जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कुआं है। डार्क वेब जी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चोरों की नगरी है। जी। इसके बारे में कुछ बताओ। सर डार्क वेब का जो फॉर्मेशन हुआ था वो US गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि उनकी चैट्स, उनके इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो, तो उसका कोई ट्रेस ही ना रहे, कोई सर्वर ही ना अवेलेबल हो। जैसे फेसबुक वगैरह इन सब का डाटा बहुत इजीली लीक हो जाता है। आप देखते हो इलेक्शन के टाइम पे डाटा लीक मिलेगा फेसबुक का, बंगाल में इलेक्शन हुआ है वहाँ के यूजर्स का डाटा लीक मिलेगा। अब जब हम डाटा लीक की भी बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं यार फेसबुक का डाटा लीक हुआ है, हमारा क्या जा रहा है। नहीं, अगर डाटा लीक फेसबुक का हुआ हो, जोमेटो का हुआ हो, ओला का हुआ हो, उबर का हुआ हो, किसी भी कंपनी का डाटा लीक हुआ हो तो हमारा है, यूजर्स का हुआ है, उनकी कंपनी को कुछ नहीं गया। आपने इनका अपना तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ईमेल ID, आपका पासवर्ड, ये चला गया फेसबुक के थ्रू। जोमेटो का डाटा अभी थोड़े दिनों पहले बहुत बड़ा डाटा लीक हुआ था, जो हम शायद बात भी कर रहे थे कि ये लिंक्स क्रिएट कैसे होते हैं। ये लिंक्स जो फाइनेंशियल फ्रॉड वाले होते हैं ना, कि एक क्लिक गया और पैसे आपके पूरे चले गए। आपका जोमेटो पे अकाउंट है, आप पेमेंट कर रहे हो Paytm के थ्रू, आपने इंटरलिंक कर रखा है, वो पेमेंट मेथड आपके जोमेटो पे सेव है, ठीक है। अब जब डाटा लीक हो रहा है जोमेटो का तो आपका पेमेंट मेथड भी तो जा रहा है, पेमेंट मेथड का वो लिंक भी तो जा रहा है मार्केट में। बिल्कुल। और वही लिंक जो है वो क्रिमिनल्स, आपका जब उन पे डाटा पहुंच जाते हैं तो वो आप ही को फॉरवर्ड कर देते हैं, और आप जैसे क्लिक करोगे आपका लिंक चला जाएगा। बहुत बार ये वाला जो चल रहा है कि कस्टमर केयर वाला फ्रॉड हो गया या डिलीवरी वाला फ्रॉड हो गया, उनको आपका एड्रेस हर चीज़ कैसे पता है। जब फ्लिपकार्ट, अमेजोन का डाटा लीक होता है तो वहाँ से आपका एड्रेस लीक हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर लीक हो रहा है, आपका फ़ोन नंबर लीक हो रहा है, आपने क्या ऑर्डर करा है, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री लीक हो रही है। मतलब हाल फिलहाल में ना एक पिक्चर आई थी जाम तारा, नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी जी। उसमें लोग फ़ोन करके OTP वगैरह मांगते थे। मेरे को लगता है ये अब वो टेक्नोलॉजी चली गई कि अब फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, फ़ोन सीधा ही आदमी ने बटन दबाया, कुछ भी लिंक प्रेस कर दिया और पैसा चला गया। जी। तो एक तरीके से देखा जाए रोज टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। लेकिन डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया था कि अगर फ़ोन पे भी कुछ चल रहा है आपके और आप डार्क वेब के थ्रू हो तो डार्क वेब को रीच करना हैकर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आप उसी डिवाइस में जो हैक है उसमें अगर आप डार्क वेब चला रहे हो तो हैकर उसको नहीं वो ट्रेस कर पाएगा उस वाले मेल फंक्शन को। बट वो डिज़ाइन इसीलिए हुआ ताकि कोई चीज़ आपस में लीक ना हो पाए। अच्छा। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। अब क्रिमिनल्स क्या कर रहा है आज की डेट में, वहाँ पे ऑनलाइन डाटा बिक रहा है, ठीक है, ऑनलाइन आपका ड्रग्स बिक रहे हैं, आपके फर्जी पासपोर्ट मिल रहे हैं, आपको फर्जी पासपोर्ट, वीज़ा कुछ भी बनवाना है आप डार्क वेब पे जाओ, वहाँ से बन के आ रहे हैं। इसके साथ साथ नकली मेडिसिन, ऑनलाइन लोग टेररिस्ट वगैरह भी हायर करते हैं एक दूसरे, जैसे
बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वो डार्क वेब पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो टेररिस्ट वगैरह भी डार्क वेब के थ्रू हायर होते हैं। मर्डर केस जो हैं, ये सारी चीज़ें डार्क वेब पे बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और ड्रग्स का तो इवन तो क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? नहीं, ब्लॉकचेन इसे क्रैक क्यों नहीं कर सकते जो डिफरेंट आया है, क्योंकि इसका सर्वर पॉइंट एक्सेस नहीं है। अच्छा। जैसे अगर हम लोग, आप और मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप का बीच में एक थर्ड पार्टी सर्वर है। डार्क वेब में, डेटा सेंटर्स हैं। हाँ, डार्क वेब में क्या होता है, डार्क वेब का कोई डेटा सेंटर्स नहीं है। अच्छा। अगर मैं एक लिंक बना रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे उस लिंक के थ्रू चैट कर रही हूँ, तो मेरे लिए जो सर्वर होगा उस टाइम पीरियड के लिए मेरा फ़ोन होगा, आपके लिए आपका होगा, कुछ भी सच इन मिडिल में नहीं है। अच्छा। तो यही रीज़न है। आपने डार्क वेब के लिंक भी देखे होंगे, बहुत अलग से होते हैं, उसका कोई डोमेन नेम नहीं होता है। अच्छा। वो बहुत अलग से होते हैं, .onion करके आते हैं, .url .vrl इस तरीके से होते हैं। और उसको एक जैसे डोमेन नेम क्या होता है, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका होगा HKJKLM, आप उसे नहीं रीड कर पाओगे। और थोड़े दिनों बाद आप उस लिंक पे जाओगे, वो इनएक्टिव हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो इसमें कोई इस तरीके से नहीं है कि आपको कहीं से कुछ ट्रेसेबल कुछ मिले। अगर आपको डार्क वेब पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपको डार्क वेब का हिस्सा बनना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उस कम्युनिटी को बिलीव दिलाना होगा कि आप जैसे अगर मैं कोई ड्रग रिलेटेड केस सॉल्व कर, कोई लिंक के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, चाहे वो डार्क वेब का चाहे कोई भी है, ट्रैक कैसे कर रहे हैं कि वो लिंक सही है या नहीं है? मतलब वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है कि नहीं क्लिक करना है, वो अलग दे रहा है। वो लिंक को कॉपी करके कहाँ ऐसी वेबसाइट पे पोस्ट करें कि बता दे वो कि भाई इसको मत हाथ लगा? क्या ऐसा कुछ है? सर ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक अभी जो हमारे एक साइबर एक्सपर्ट है, उन्होंने कुछ डिज़ाइन करा है, मोबाइल आर्मर करके। वो शायद पेड वर्जन है, वहाँ पे आप लिंक्स वगैरह वो कर सकते हो। बट मैं फिर भी यही कहूँगी, आप किसी भी लिंक को ना सेफ समझो ही मत, क्योंकि आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपका पैसा भी जा सकता है, आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इंडिया में अभी तक लोग पेड एंटीवायरस नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह के पेड एप्लीकेशंस तो वो बिल्कुल नहीं, मतलब प्रेफर नहीं करेंगे इतनी जल्दी उनके उसमें आएगा भी नहीं हैबिट में। तो आप ये देखो आपको लिंक भेज कौन रहा है, सोर्स कौन है। अगर किसी अननोन नंबर से कोई लिंक आ रहा है, बिल्कुल क्लिक मत करो, ठीक है। अगर वो लिंक आपको कोई भेज रहा है और शॉर्टन लिंक है, उसमें आपको कोई डोमेन नेम वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो शॉर्टन लिंक का एक होता है, आप गूगल पे जाके लिखोगे शॉर्टन लिंक टू फुल लिंक, तो आप वहाँ पे वो शॉर्टन लिंक डालो और उसका वो पूरा लिंक निकल के आ जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेंगी कि हाँ ये वो लिंक है। अगर आप लिंक आपसे क्लिक हो भी गया, तो आप देखो वो आपको कौन से पेज पे डायरेक्ट कर रहा है। उस पेज पे अगर आपसे वो कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे आज की डेट में क्या होता है, जब किसी को आपका फेसबुक हैक करवाना होता है, तो बहुत सारे लोग एक लिंक बना के दे देते हैं कि तू इस पर जा, ये पोस्ट मैंने डाली, इसे लाइक कर। अब आपने वो लिंक खोला, लिंक जो है वो आपको फेसबुक पे मिल गया, वो आईडी पासवर्ड हो गया। हाँ, वो आईडी पासवर्ड डाला, वो आईडी पासवर्ड उसके बाद चला गया। इसी तरह से कोई आपको कोई सामान है, जैसे आज के डेट में मीशो एप्लीकेशंस वगैरह बहुत चल गई हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सामान किसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे डाल देते हैं और फिर अपने रिलेटिव को बोलते हैं कि आप वहाँ से जाके परचेज करो, क्योंकि आज के डेट में ये बिज़नेस भी बहुत चल रहा है, ई-कॉमर्स वाला। तो वहाँ पे वो लोग डाल रहे हैं। अब आपको बोल रहे हैं आप इस वेबसाइट को खोलो, आपने खोला, आपने सामान ऑर्डर किया, आप पेमेंट ऑनलाइन करो, आप सारी चीज़ें डाल रहे हो, तो आपका सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ जा रही हैं। तो लिंक्स पे आप क्लिक करो ही मत। पहली चीज़, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो सोच समझ के लिंक को वेरीफाई करो। अपना नंबर हर जगह मत हाँ, एक आपका एक होता है ना डिजिटल सेंस, आप डिजिटल सेंस यूज़ करो उस चीज़ के लिए कि आप कौन सा लिंक क्लिक कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। क्या एक तरीका है कि हम अपने मोबाइल रोज़ बदलते रहें और अपना मोबाइल नंबर बदलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारा नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स हम डाउनलोड कर लेते हैं जी, तो हमारा डेटा हर जगह शेयर हो रहा है। सर मोबाइल नंबर बार बार चेंज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड ऑफ द डे आप आज की डेट में एक नया नंबर लेके आओ, जैसे आप जियो का नया नंबर लेके आओ, आप वो नंबर किसी को भी शेयर मत करो। 3 या 4 दिन में एक मैसेज आएगा कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बिक रही है, ये सारी चीज़ें हैं, या PVR से मैसेज आ जाएगा। आपका डाटा आपका नंबर खरीदने से पहले भी मार्केट में है, हो सकता है वो नंबर इनके कोई और यूज़ कर रहा कोई और यूज़ कर रहा हो, आपको हर बार फ्रेश नंबर तो नहीं मिल सकता ना। तो वो चीज़ कोई बेनिफिशियल भी नहीं है। और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और जो हमारा सबसे बड़ा इशू है जिस पे शायद गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही है, वो ये है कि आज के डेट में हम इंडियंस जो हैं वो या तो एंड्रॉयड चला रहे हैं या फिर आईफोन चला रहे हैं। खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ, अब आईफोन चलाओगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको अपनी एप्पल आईडी बनानी पड़ेगी।
और अगर आप एंड्रॉयड चला रहे हो तो आपको क्या बनाना है, जीमेल आईडी बनानी है। एक तरीके से एक ही देश पूरी दुनिया का डेटाबेस फोन का कंट्रोल कर रहा है एंड दैट इज अमेरिका। कह सकते हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि गूगल भी उसका है और एप्पल भी उसका है। क्योंकि सर अगर बात करें, अगर मेरे फ़ोन में जीमेल अकाउंट ही नहीं है, क्या मैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकती हूँ? नहीं। अगर मेरे फ़ोन में एप्पल आईडी नहीं है तो मेरा फ़ोन तो ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा ना। मैं ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाऊँगी, ना बैंकिंग पेमेंट कर पाऊँगी, ना कुछ कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाऊँगी। और सर ये बात जो है शायद हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी सीरियसली लेनी चाहिए। So data is the new currency and that currency is also in the hands of America. अब सोचो कल को वहाँ के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया मैम, ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, ट्रेड वॉर हो गया है। हाँ। अब सारा डाटा उनके पास है, वो हमारी जनता को इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकती। आप एक नॉर्मल बात बताओ, बट ये लोग एल्गोरिथम का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो और दूसरी गवर्नमेंट यूज़ करने की कोशिश कर रही है, वो कर नहीं पा रही है। तो मैम डॉलर से जो रिप्लेस करा गया पूरे देश वर्ल्ड की करेंसीज को, आज की डेट में हमारे मोदी जी या हमारे देश के जो जितने भी फाइनेंस एक्सपर्ट हैं वो चाह रहे हैं कि हम डॉलर से के बदले अपनी करेंसी को ज़्यादा प्रमोट करें। हाल फिलहाल में 31 देशों ने हमारे देश की करेंसी को एक्सेप्ट करा है जी, और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत है कि 31 कंट्रीज़ में हमारी करेंसी अब डायरेक्ट मिली जाएगी। ओमान जैसे बहुत सारे सऊदी वगैरह के कंट्रीज़ हैं जिनका मैं पढ़ रहा था अभी रिसेंटली। तो क्या मैम ये बात है कि डेटा के ऊपर भी हमारे को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम अपनी करेंसी के ऊपर दे रहे हैं? क्योंकि आपने आज बहुत सही बात बोली है, पूरा दुनिया में अगर कहीं डेटा जा रहा है तो वो यूएस, और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी उनका एग्जैक्टली कंप्यूटर्स। जो हमारी करेंसी की बात है, आज की डेट में हम फिजिकल कैश हम लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाने, अगर हम बाई चांस बाहर भी फॉरेन भी ट्रिप मारने जाते हैं तो हम कार्ड सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वी प्रेफर कार्ड्स। और इंडिया में तो आपको पता है कि इस वक्त स्ट्रीट वेंडर्स भी या हमारे छोले कुलचे वाले भैया भी सब डिजिटल पेमेंट पे आ गए हैं, तो वो इजीली कन्वर्जन है, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। बट जो हमारा डाटा है वो आपकी जनता है, और वो आपका जनता का क्या बोलें, कैश भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ है। कितने बड़े बड़े दंगे करा रही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और एक फेक न्यूज़ बड़े बड़े दंगे करा देती है। एक इलेक्शन से पहले अगर कोई गलत खबर वायरल हो जाए और कोई उसकी पुष्टि ना करे, क्योंकि हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो शायद न्यूज़ नहीं देखते, उन्हें कुछ भी वो चाहिए होता है, वो आधी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है आज के डेट में वो उससे मिल रही है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके। इवन उनको छोड़ो, अगर आज के डेट में मैं अपनी मम्मी से भी बात करूँगी ना तो वो आधी इन्फॉर्मेशन मुझे वो बताएंगी। मैंने कहा आपको कैसे पता है? वो एक रील आई थी ना यूट्यूब पे या उस पर, मैं वो देख रही थी, शॉर्ट्स देख रही थी, मुझे वहाँ से पता लगा। और आधी चीज़ें जो हैं वो सही भी नहीं होती हैं। और रील्स ने, सॉरी टू से, बट हमारी जनता को बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव कर रखा है। अभी आपको वो कांड याद होगा मेरठ में, वो जो ड्रम वाला हुआ है, आधी जनता उस पर मीम्स बना रही है, आधी जनता उसके मजे ले रही है। आप कहीं भी चले जाओ, ड्रम दिख जाए तो लोग हो जाते हैं। एंड अगर इस मैटर को देखा जाए, अगर इस मैटर को उनकी फैमिली से पूछा जाए तो ये कितना सेंसिटिव मैटर है। बट हमारे वो इमोशंस कहाँ गए? वो इमोशंस को कुछ लोग आए, उन्होंने स्टार्टिंग में रील बनाना शुरू किया, एंड हमारी जो ह्यूमैनिटी थी वो दब गई। आप वरना सोचो इससे बुरा क्या हो सकता है एक परिवार के साथ, अगर इस मैटर को कोई लड़की के बारे में सोचो जो कोई भी नहीं सोच रहा, जो 6 साल का बच्चा है, उसके मेंटल पीस पे क्या है? सब परिवार के बारे में, माँ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, 6 साल की बच्ची है। एंड 90% जनता उस चीज का मजाक उड़ा रही है। और ये एक इंसिडेंस नहीं है, बड़े होके वो लड़की के साथ क्या होगा? हाँ, कि उसकी माँ ने उसके फादर को मार दिया था और माँ पीसेस करे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सर ये अगर मैटर, अगर आप उनके पड़ोसी होते हैं, वो होते हैं ना, सच में आंखों से आंसू जो है वो टूटता नहीं, और शायद कई दिनों तक आप सोते भी नहीं, इतना खौफनाक मैटर है। और आज की डेट में उसका हर जगह मजाक बना हुआ है। ये हमारी एक ह्यूमैनिटी, क्या डिजिटल वर्ल्ड में हमारी ह्यूमैनिटी किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये। और सिर्फ ये एक मैटर नहीं है, ऐसे हज़ारों मैटर है। अभी रिसेंटली मैं एक देख रही थी, एक रील और वायरल हुई थी, एक लड़का आया था, एक तो वो पुणे वाला केस था, एक और हुआ है अभी होली के आसपास, जिसमें वो आया, उस शायद एक आंटी को मार के ऐसे निकल गया। हाँ, वो रील लोग वायरल करें, वन मोर इंसिडेंस कुछ इस तरीके से था। हम लोग मैटर की सेंसिटिविटी को नहीं समझ पाते। इसी चीज़ का फ़ायदा जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ले जाते हैं। अनदर राउंड
अनदर राउंड करके वो वीडियो थी जी। ये। हाँ, गुजरात में। आप सोचो, आपकी ह्यूमैनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, आपके इमोशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है डिजिटल वर्ल्ड में। आप क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे हो किसी से भी, आप सवाल नहीं उठा पा रहे हो। सॉरी टू से, अगर आज की डेट में कोई भी लोकल लीडर है, ये सारी चीज़ें, तो आपको यही नहीं पता आपको उनसे क्वेश्चन क्या पूछना है। आप उन्हें जज कर रहे हो अगर उनकी वीडियोस अच्छे से अपलोड हो रही हैं। अगर किसी अच्छे नेता की वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, वो काम करते हुए नहीं दिखाई दे, तो आपको लगेगा ये काम ही नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई सिर्फ एक एक्टिंग बेसिस पे कोई ऐसी वीडियो बना दे, ये सारी चीज़ें प्लॉट कर दे, तो आपको लगेगा ये बड़ा काम कर रहे हैं। मैम बेसिकली हम थोड़ा टॉपिक से आउट ऑफ द टॉपिक चले गए। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड करके स्वदेशी प्रोडक्ट्स अपनाने चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर हमारे देश को काम करना चाहिए। सर, इसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे देश में कोई इस तरह के एप्लीकेशन नहीं बनते हैं जो इतने ऑडियंस तक रीच हो, तब तक हमें साइबर अवेयरनेस को बहुत अच्छे से अपने आसपास, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, टीचर्स को, अपने स्कूल्स में बहुत अच्छे से उस चीज़ को उतारना चाहिए कि कल को अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उन बच्चों की लाइफ पे कोई इफेक्ट ना आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। हमें बच्चों को सबको बताना चाहिए कि हमें कितनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन देनी है, अपना कितना डाटा देना है, और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है कि टेक्नोलॉजी हमारा यूज़ ना कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने अपने यूज़ के लिए बनाई है। अब वो टेक्नोलॉजी के ऑनर्स जो हैं वो हमारे डाटा से हमें ही प्रोडक्ट बना के हमारे टाइम को, हमारे डाटा को इधर उधर भेज रहे हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी बना रहे हैं। तो आप कितने स्कूल्स में वर्कशॉप देते हो मैम इस तरीके की? सर, बेसिकली ये रहता है कि स्कूल से कॉल आ जाती है, अगर मैं फ्री होती हूँ तो मेरा स्लॉट खाली होता है तो मैं दे देती हूँ। पर ये होता है कि पर मंथ मैं कोशिश करती हूँ 4 से 5 स्कूल्स को मैं अपना टाइम दूँ, स्कूल कॉलेजेस को। ये बच्चों को समझाना और एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग के बीच में क्या समानते हैं, क्या नहीं है, वो चीज़ें समझना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि वो ऑनलाइन पैसा कमाने के चक्कर में खुद क्रिमिनल्स बन रहे हैं। केसेस आते हैं, हम जाते हैं कॉलेजेस में, बात करते हैं, तो बच्चों को पता लगता है मैम मैं ना एक ऑनलाइन जॉब कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है आपकी बातों से मैं उसमें फंस चुका हूँ। मैंने कहा कैसे? कि मैं टेलीग्राम पे गया था और एक्चुअली मैम मैंने ना सर्च किया था गूगल पे, गूगल ने फटाफट जो है आपका कीवर्ड, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, आप शूज़ सर्च करोगे, आप पे अमेजोन से और इधर उधर से वो आने लगेंगे। फिर वो 2 करोड़ रुपए में उसने कहा कि अब मैं ये निकालना चाहता हूँ, एक अमाउंट रख दूंगा। उसने कहा अगर आप ये निकालोगे तो आपके पैसे ज़ीरो हो जाएंगे, आपका 100% टैक्स है, तो आप हमारे को और पैसे दो। उस चक्कर में वो लगाते लगाते 3 करोड़ रुपए के आसपास वो बंदा पैसा लगाता चला गया। सर, इस तरीके से ये होता है कि ये खुद का पर्सनलाइज डैशबोर्ड बना देते हैं, उसे आपको सिर्फ दिखाते हैं, उसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं और कुछ होता ही नहीं है। स्टार्टिंग में आपको हुक देने के लिए आप जब पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको 15 दिखाएंगे और 15 के 15 आप निकाल भी पाओगे। फिर आपको लगेगा यार ये तो बड़ी जल्दी हो गया, 3 घंटे पहले मैंने इन्वेस्ट करा था, अभी आ भी गया। 15 का वो आपका 30 करेंगे, 30 का 60 करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि हाँ सामने वाला अब कैपेबल है, अब उसको विश्वास हो गया है, तो वो आपसे एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करवाएंगे। और जैसे ही आपने वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करा तो पहले तो वो आपको निकालने ही नहीं देंगे कि अभी नहीं, अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, जितना वो आपको लूप में रख सकते हैं। उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको अगर ये विड्रॉ करना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, या ये इसकी बेसिक प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, और आपको फिर वो रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। और इसी उसमें आ जाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें आज के और ये पैसा मैम क्या किसी बैंक अकाउंट में डलवाते हैं वो लोग, या किसी ऐप में डलवाते हैं और वो ऐप में से वो खुद विड्रॉ करते हैं? सर, ये बेसिकली मैक्सिमम सबसे ज़्यादा टाइम जो है बैंक अकाउंट में डलवाते हैं। अब होता क्या, जब हम इन बैंक अकाउंट को ट्रेस करके इनके पास पहुंचते हैं तो हमें पता लगता है ये बैंक अकाउंट जो है वो किसी गरीब का है, किसी रिक्शे वाले भैया का है। उन्होंने इसे किराए पे दिया था, 5,000 रुपये ले लिए थे, उन्होंने किराए पे दिया था। ये जो वो खुले हैं बैंक अकाउंट जनगणना वाले किराए पे जाते हैं, किराए पे लेते हैं। ये मैक्सिमम फ्रॉड की जो ट्रांजैक्शन है वो उन्हीं के थ्रू हो रही है। और ये ऐसे ऐसे एरियाज़ में होते हैं कि जहाँ से कैश निकला होता है कि जिन बैंकों के उस एरिया में आपका कोई सीसीटीवी मिलना मुश्किल होगा। अगर मैं एक रिक्शे वाले भैया को बोलूँ भैया मुझे आप अपना अकाउंट डिटेल वगैरह दे दो और मुझे आपका मैं आपको 5,000 रुपये दे रही हूँ, तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। इवन अगर हम ये झारखंड वाले वगैरह साइड जाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। इसीलिए क्योंकि आज के डेट में बैंक में KYC वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी के बैंक में पैसे जा रहे हो और उस पर्सन को ढूंढना मुश्किल हो।
डबल KYC होती है, हर साल KYC हो रही है। हाँ, तो कहाँ से हो रहा है ये फ्रॉड, कहाँ से मिल रहे हैं उनको वो अकाउंट्स? वो अकाउंट यहीं से तो मिल रहे हैं। और इवन एक तो ये फ्रॉड हो गया, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा चल रही है जिसमें आम इंसान फंस रहा है, कि मैं ये कहूँगी ये केसेस आ बहुत ज़्यादा रहे हैं कि आप किसी भी अननोन से अपने अकाउंट में पैसे पेटीएम ना करवाएं। जैसे रास्ते में कोई मिल जाता है आपको कि भैया मेरे को ना पेटीएम में पैसों की ज़रूरत है, आप मुझसे ये 10,000 रुपये कैश ले लो, भले ही आप मुझे 8,000 रुपये पेटीएम कर दो। इस तरीके से चीज़ होती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपके थ्रू या आपको बोलेंगे कि भैया मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दो। आपके थ्रू ये पैसा घुमा रहे हैं। वो क्रिमिनल का पैसा है, वो आपको पेटीएम कर देंगे। क्रिमिनल जो उन्होंने जहाँ से कहीं से क्राइम किया, किसी के अकाउंट से 20,000 रुपये निकाले, आप उन्हें रास्ते में मिले, उन्होंने वो पैसा आपको बोला कि भैया मैं आपको वो कर रहा हूँ, मुझे कैश की ज़रूरत है, मेरा ATM वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है। आपने कहा ठीक है भाई, तू एक काम कर, ये ले, और वो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पेमेंट कर देगा। वो आपको 20,000 लेगा, क्या आप कहोगे ना कि मेरे पे 15 ही है, कोई नहीं भैया आप 20 लो, आप मुझे 15 दे दो, मुझे कैश की बहुत ज़रूरत है। अब हुआ क्या, जब अकाउंट सीज होने शुरू होते हैं ना, जब आपने ये सुना होगा कि कोई भी अकाउंट है उसे फ्रीज करा दिया गया है, तो उसमें आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस के दायरे में तो आप भी आ गए ना, कि आपके अकाउंट से भी वो जो 2 नंबर का पैसा है वो होके गया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था मैम, मेरे फादर ने कुछ सालों पहले एक जियो का सिम लिया था। वो जियो का सिम उन्होंने, जब वो मुकेश अंबानी ने जस्ट लॉन्च किया था 2016 में, तो वो जियो का सिम फ्री में वो लोग कॉलिंग और डेटा दे रहे थे जी। फादर ने लिया, 3 महीने तक मेरे ख्याल से वो फ्री था, तो फादर ने यूज़ करा। वो सिम को फादर ने ब्लॉक नहीं कराया। हाँ। अभी रिसेंटली सर मैम GST डिपार्टमेंट ने मेरे फादर को रीच आउट करा और कि उन्होंने आके मेरे फादर को बताया कि वो नंबर आपका है और वो नंबर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, वो GST में यही नंबर जा रहा है और उसने 500 करोड़ का फ्रॉड करा है। ये मेरे घर पे हुआ GST है। टीम ओरिजिनल थी ना, हाँ, मतलब GST टीम ओरिजिनल थी। उन्होंने आके पूरा वो पापा का रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह लिया और फिर हमने वो नंबर को बंद करवाया जी। डाल के कि पापा का आधार कार्ड लगा हुआ था। मुझे ये समझ में नहीं आता, वो सिम दोबारा हमारे घर में था, वो सिम हमने किसी को वो सिम दिया नहीं जी। वो सिम दोबारा री इशू कैसे हुआ? सर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह जो हैं वो मार्केट में लीक हैं। जैसे आप कहोगे आधार कार्ड डिटेल्स लीक हैं, पर ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह का क्या? हम लोग बहुत बार शॉपिंग करने जाते हैं, हमें गाड़ी खरीदनी होती है, हम EMI वगैरह के लिए वो करते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड स्कोर वगैरह चलाने के लिए हम अपना थंब इम्प्रेशन दे देते हैं। वो लोग आपका थंब इम्प्रेशन लेते हैं, आपका पैन कार्ड लेते हैं, आपका आधार कार्ड लेते हैं, ठीक है। अब जब ये डिटेल्स उनके पास हैं तो इस डिटेल्स के थ्रू वो आपका आधार कार्ड जो है वो सिम कार्ड जो है वो रीइशू नहीं कर सकते। मतलब मॉल वगैरह या कहीं पे भी हम शॉपिंग करने जाएं, या सिंपल सी बात, अपना आधार कार्ड को आप लॉक कर दो, आधार कार्ड को लॉक कर दो, वो बहुत जब आपको यूज करना है तो आधार एप्लीकेशन होती है, वहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। हाँ। बट लोग उसको लॉक नहीं करते हैं, इसीलिए आधार कार्ड के थ्रू जो पैसे निकालने की योजना नहीं आई है उसके थ्रू भी बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालने की? हाँ, आधार कार्ड से आप अपना पैसा जो है वो विड्रॉल कर सकते हो। अच्छा। सिर्फ आधार कार्ड के इन्फॉर्मेशन के साथ। गांव में ये चीज़ें बहुत चलती हैं। अगर हम वैसे लोकल, मतलब कोई पैन कार्ड नहीं चाहिए, आपका बैंक अकाउंट है, आपको बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड दिखाना है, अपना बायोमेट्रिक दिखाना है, उसके थ्रू आप जो है पैसा निकाल सकते हैं अपने बैंक से जो आपने जमा कर रखा है। अच्छा। हाँ, उसका कुछ लिमिट होता है, 10,000 रुपये तक आप निकाल सकते हैं। तो अब ये क्या करते हैं ये लोग, जो ये ऑटोमेटिकली हम सबके अकाउंट में कुछ कुछ में, मतलब अगर आपने बंद नहीं करवा रखा, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक जारी है। आधार कार्ड पेमेंट इनेबल सिस्टम करके है। पर ये तो मैम बहुत रिस्की चीज़ है। ये रिस्की है। बहुत बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि किसी का कोई कहता है मेरा तो ATM कार्ड भी नहीं बना हुआ, मैंने किसी लिंक पे भी क्लिक नहीं करा, फिर भी मेरा पैसा निकल गया। वो आधार कार्ड के थ्रू भी निकल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आधार कार्ड को आपको ऑफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगी हमारी सरकार को कि जो वो कदम लें जिससे इस तरीके के फ्रॉड्स कम हो? सबसे पहले अगर इस तरह की कोई आप योजना बना रहे हो तो आम जनता को अवेयर करो। अगर हाँ समझ में आता है कि आधार कार्ड जो है वो आपने विलेजेस वगैरह के लिए बनाया हुआ है, पर आधार कार्ड सिर्फ उन लोगों के पास नहीं, हम सब लोगों के पास है। जो शहरों में रहते हैं उनके पास भी है, जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके पास भी है। बट अगर उनको पता ही नहीं है कि उसके थ्रू पैसे निकाले जा सकते हैं तो उनके साथ कोई धोखा करके भी पैसे निकाल सकता है। सेकेंडली,
आप अपना साइबर लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि वो बहुत वीक है, और उसे कोशिश करो कि वो हर 4 महीने में अपडेट हो। इसकी ज़रूरत सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि क्रिमिनल्स के लिए भी है, ये छोटे बच्चों को ये भी नहीं पता कि फ़ेक आईडी बनाना भी फ्रॉड। वो स्कूल में फ़ेक आईडी बनाते हैं एक दूसरे के लिए, और उन्हें ये नहीं पता कि अगर कल को इस आईडी से किसी को हमने हैरेसमेंट कर दिया या किसी ने कुछ कर दिया तो फिर हम पकड़े जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मैं ये कहूँगी कि साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स आप जितने ज़्यादा करा सको, जब तक अभी हमने बात भी करी थी, जब तक आप खुद का सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें हमारे पास डेवलप नहीं हो जाती हैं, जैसे एंड्रॉयड और iOS सिस्टम के लिए कुछ अपनी एप्लीकेशंस नहीं आ सकती हैं, तब तक हमें ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिर हमारा जो फेसबुक और ये सारे जो नोडल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जैसे सर अगर कल को मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए फेसबुक के थ्रू या ये सारी चीज़ें, तो बहुत टाइम लगता है वहाँ से डिटेल्स आने में। इतने डिटेल्स आने में टाइम लगेगा कि अगर मेरे साथ किसी ने कोई फेक आईडी वगैरह बना के फ्रॉड कर लिया और वो बंदा रफू चक्कर हो गया, उसने आईडी क्लोज कर ली, मेरे पास सिर्फ URL है, मैं पुलिस को दूंगी, पुलिस को वेट करना पड़ेगा 6 से 7 दिन वहाँ से रिस्पांस आने में कि ये आईडी किस ईमेल से कनेक्टेड है। फिर उस ईमेल के लिए हमें फिर गूगल को मेल करना पड़ेगा, जीमेल वालों के लिए, कि भाई बता दो ये कौन से फ़ोन नंबर से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी जो है अदर कंट्री पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और डिजिटल वर्ल्ड में क्राइम इतनी तेज़ होता है कि आपका 6-7 दिन हम रिप्लाई का वेट नहीं कर सकते, इतने में क्रिमिनल जो है वो इंडिया छोड़ के कहीं और भाग जाएगा। इस तरह के केसेस बहुत सारे आने हैं। ये थी हमारे साथ कामाक्षी शर्मा, जो हैं एक साइबर एक्सपर्ट। दोस्तों, ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ें, हमें बताएं, हमें सजेस्ट करें कि हम किस तरह की गेस्ट लाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, इससे हमें और ऊर्जा मिलेगी और हम अच्छे अच्छे गेस्ट ला पाएंगे, क्योंकि जितना हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा उतने ही अच्छे गेस्ट हम अपने चैनल पे ला पाएंगे। आज के लिए मैं विराम लूँगा। मेरे साथ कामाक्षी शर्मा जी। थैंक यू मैम Thank फॉर you so कमिंग much, टू द sir. पॉडकास्ट। इजाज़त लेंगा। नमस्कार।